Good morning, everyone. Today we are going to study our chapter 1. In this chapter, we have already studied about the atomic and molecular masses. Now, in today's class, we are going to study about the empirical and molecular formula, and then we will study about stoichiometry, and then we will see what kind of calculations is performed in laboratory on a particular uh, regent, and we can say that what kind of calculations we can perform or we are performing in a particular reactant or their product. So our first topic is empirical formula for molecular formula. An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different type of atoms present in a molecules of a compound. एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है? एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जितने भी आटम किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पेरिकल फार्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर शो करता है जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, उस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। Our next topic is stoichiometry and stoichiometric calculation. The word stoichiometry is derived from two Greek words, stoichion and metron. स्टॉकियन का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर। तो स्टॉकियोमेट्री क्या डिफाइन करता है? एलिमेंट्स का मेजरमेंट। स्टॉकियोमेट्री थस डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। इसके अंदर आप क्या कैलकुलेट करते हो? मेजरमेंट के अंदर मासेस को आप कैलकुलेट करते हो एंड समटाइम्स वॉल्यूम्स को भी आप कैलकुलेट करते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। किसका मास और वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं एंड उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उनका मास और वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जो एक प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्टॉकियोमेट्री। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड or the product produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation. तो पहले ये जानने से पहले कि रिएक्टेंट कौन कौन से चाहिए, प्रोडक्ट्स कौन कौन से चाहिए, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। लेट अस कंसिडर द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का जो कंबशन होता है उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, आपको यहाँ पे शो कर रखी है। CH4 + 2O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा तो मीथेन है CH4, और जब वो 2O2 ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमें मालूम है कि मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट। Here methane and dioxygen are called reactant. यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन क्या है? डाइऑक्सीजन रिएक्टेंट है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नोट दैट ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर गैसेज इन द अबव रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? सब गैसेज है, इसलिए हमने यहाँ G लेटर लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली अगर सॉलिड होता है तो उसके लिए स्मॉल s आता है ब्रैकेट के अंदर, एंड लिक्विड होता है तो उसके लिए स्मॉल l आता है ब्रैकेट के अंदर। So the coefficient 2 for O2 and H2O are called stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए O2 के आगे 2 लगाया हुआ है एंड में H2O के आगे भी 2 लगाया हुआ है, वो क्या है? stoichiometric coefficient. Similarly, the coefficient for CH4 and CO2 is 1 in each case. CH4 और CO2 के आगे कोई coefficient नहीं है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे 1 stoichiometric coefficient है। They represent the number of molecules. तो ये 2 और 1 क्या चीज़ है कि कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है और कितने मॉलिक्यूल्स हमें रिसीव्ड हुए हैं आफ्टर द प्रोडक्ट। थस अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन, तो जो हमने केमिकल रिएक्शन देखी उससे क्या हमें रिजल्ट मिला? 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो जब 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है एंड 2 मोल किसका मिलता है, वाटर का। 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 molecule of H2O water। ओके, सिमिलर वे में हमने अभी मोल की स्टडी करी थी, नाउ मॉलिक्यूल्स की रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेन रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड देन हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 22.7 liter of methane reacts with 45.4 liter of oxygen to give 22.7 liter of carbon dioxide and 45.4 liter of water। तो हमने गेज-लूजेक लॉ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम रहता है प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का, तो हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी उसी वॉल्यूम में होगा, ठीक है, गैसेस के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे 22.7 लीटर अगर मीथेन है जिसने 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला, 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लीटर ऑफ वाटर। सिमिलर वे में ग्राम में हम देखें तो मीथेन 16 ग्राम है जो रिएक्ट करा 32/2, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स और मोल थे ऑक्सीजन के, तो 16 ग्राम मीथेन ने 2 × 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड मिला 44 ग्राम एंड वाटर मिला 2 × 18 ग्राम। तो अबव रिएक्शन से हम क्या देख सकते हैं कि मास इक्वल होता है मोल्स के एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स, मास और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रीजेंट। Many a time reaction are carried out with the amount of reactants that are different than the amount as required by a balanced chemical reaction। हमने ऊपर देखी एक रिएक्शन जिसके अंदर मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ओके तो समटाइम्स ऐसे भी रीजेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो बिल्कुल उनके रिएक्टेंट से अलग होते हैं, ओके। इन सच सिचुएशन 1 रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट दैन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो एक जो रिएक्टेंट होता है वो ज़्यादा हमें चाहिए होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो बिल्कुल कम प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, जो कंज्यूम हो चुका होता है रिएक्शन के अंदर एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो हमें आपको ये प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा रिएक्टेंट, ओके। तो हैंस द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले कंज्यूम्ड होगा वो रिएक्टेंट, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो उसका यूज़ क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिमिट करेगा, ओके। देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रीजेंट, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग रीजेंट कहलाते हैं। यानी कि वो रिएक्टेंट जो इक्वेशन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बट आपको प्रोडक्ट के लिए वो नहीं दिखाई देंगे, ओके। एंड वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में लिमिट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा इस चीज़ को डिसाइड करते हैं और कितना अमाउंट कंज्यूम होगा जो भी आपने रिएक्टेंट दिए हैं, तो वो रिएक्टेंट क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग रीजेंट कहलाते हैं। इन परफॉर्मिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। तो जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं इस लिमिटिंग रीजेंट को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। तो कौन कौन सी रिएक्शंस हम लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन कौन सी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, कुछ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट इज मास, हमें काउंट करना पड़ता है परसेंट में और वेट परसेंट में। मास परसेंट में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है या हमें वेट परसेंट में कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है मोल फ्रैक्शन, थर्ड है मोलरिटी एंड फोर्थ है मोललिटी, ओके। इन 4 थिंग्स को हमें फाइंड आउट करना होता है लेबोरेटरी के अंदर जब भी हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज मास परसेंट। मास परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको
पर्टिकुलर सॉल्यूट का मास देखना है और आपके सॉल्यूशन का मास देखना है। ओके, तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, मास परसेंट। सिमिलर वे में अगर हमें वेट परसेंट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, देन हमारे पास वेट परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल्स जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, उसको हमें डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन से। जैसे एग्जांपल के लिए ए कोई सब्सटेंस है जो बी के अंदर मिक्सअप है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो हम कैसे निकालेंगे, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। फर्दर हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर हमें ए का फाइंड आउट करना है, कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए एक सॉल्यूट है, बी एक सॉल्यूट है, ठीक है, और उनका मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स हमें ए के देखने होंगे, उसको हमें डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ए और नंबर ऑफ मोल्स बी, यानी कि सॉल्यूशन के हमें मोल्स देखने होंगे। सिमिलर वे में अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को डिवाइड करेंगे किससे, सॉल्यूशन के मोल से। नेक्स्ट इज मोलरिटी क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से हम मोलरिटी को डिवाइड करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है किसी भी सॉल्यूट के अंदर और जो वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन का, उसको डिवाइड करके हम कैसे, उसका रेशियो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोलैरिटी। और नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड किया था, यानी कि रेशियो फाइंड आउट किया था लीटर्स के अंदर, वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे हम केजी में अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, मोलैलिटी, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वो हमारा कहलाता है मोलैलिटी।